आदाब, मैं आपकी दोस्त और होस्ट असलहान खातून आज के इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आज की गुफ्तगू एक तज्जिया से करेंगे जिसका उन्वान है आसाम चुनाव 2024 में मौलाना बदरुद्दीन अजमल की हिकमत अमली के दरपेश सिर्फ 3 नशिस्तों पर इंतखाब लड़ेंगे। रियासत आसाम के जिन 3 लोकसभा नशिस्तें जो मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF ने इंतखाब लड़ने का फैसला किया है, उनके नाम धोबुरी, नौगावां और करीमगंज हैं। सबसे पहले मैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल का तारुफ पेश करती हूँ। बदरुद्दीन अजमल 12 फरवरी 1950 को वस्ती आसाम के होजाई के एक बंगाली मुस्लिम घराने में पैदा हुए थे। उनके ख़ानदान का ताल्लुक़ मशरक़ी बंगाल के सिलहट ज़िला से है। वो एक किसान हाजी अजमल अली के बेटे हैं जो 1950 में वुड प्लांट का इस्तेमाल करते हुए परफ्यूम की सनत में कामयाब होने की कोशिश करने के लिए मुंबई चले गए थे। 1960 की दहाई में पहले स्टोर के इफ्तिताह के बाद अजमल परफ्यूम ब्रांड तेज़ी से मशरक़ वस्ती में एक बड़ा ब्रांड बन गया। उन्होंने दारुल उलूम देवबंद से इलहियात और अरबी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। अब हम आपको लोकसभा में मौलाना बदरुद्दीन अजमल की एक तकरीर की झलकी पेश करेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे सबके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो हमारे देश की माता है, इसलिए उनकी इज्जत करना हम लोगों की इज्जत है। ये और बात है कि सर मैडम को भी, हमारे देश की माता को भी इस मर्तबा जो भाषण दिया गया है उसमें बहुत से मिसगाइड किए गए और ऐसा लगता है कि उनको इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि इस मुल्क में मुसलमान भी रहते हैं, जबकि जो है इस मुल्क की आज़ादी के अंदर मुसलमानों का उतना ही बड़ा अपदान है जितना दूसरे मुल्क के लोगों का है। कोई एक कदम भी पीछे नहीं है और देश को बनाने में उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी है। इसलिए इस मुल्क को अगर कोई समझता है कि मुसलमानों से खत खाली करके और मुल्क को आबाद कर लेंगे, आज़ाद कर लेंगे और आबाद कर लेंगे, ये नामुमकिन है। इसलिए बावजूद इसके कि वो हमारी माता है, उनको मिसगाइड किया गया, सर कि भाई साहब जरा गिरी है, ये हमारे माइनॉरिटीज के बच्चों का। आज आपको मालूम है सर, इस सरकार ने 2222 किसानों की आमदनी दोगुना करने का वादा किया, अब तक उसका कोई कुछ नहीं हुआ। हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का वादा किया, वो भी पूरा नहीं हुआ। मुसलमानों के एक हाथ, हम खुश हो गए थे जब मोदी जी आए कि भाई इस मुल्क में भी कोई ऐसा है कि इस किस्म की बात कर रहा है। मोदी जी ने कहा एक हाथ में कुरान देना चाहेंगे, एक हाथ में लैपटॉप देना चाहेंगे, लेकिन आज तो उनको शिक्षा से भी महरूम किया जा रहा है। उनके जितने वजीफे थे सर, इसके बावजूद वो सारे वजीफे बंद कर दिए गए। लाखों बच्चे जो पढ़ाई से बेकार होकर अपने घरों में बैठ गए, माँ बाप उनका पैसा नहीं बर्दाश्त कर सकते। जो उच्च शिक्षा के लिए जिन बच्चों को वजीफा सरकार देती थी इससे पहले के सरकार, वो भी बंद कर दिया गया। रोजाना एक ना एक ताला बंद किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि वो हमारे देश की माता है, उन्होंने कहा है हम उनके भाषण की सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो उसके अंदर उन्होंने दिया गया है लिख के, उसके हम जो सपोर्ट नहीं करते। ये साफ बात है। तो इसलिए मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप बंद कर दिया गया। जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फंड में कटौती कर दी गई, हमने सब्र किया। आसाम में बगैर ऑल्टरनेटिव जगह दिए हुए सिर्फ मुसलमान चुन चुन के उनको बेघर किया जा रहा है, बुलडोजर उनके घरों पे चलाया जा रहा है। सर हमने यहाँ बाकायदा, मैंने इस बात को उठाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब जिस दिन जो चाहते हैं वो सुबह उठ के कर देते हैं। सर आसाम में मदरसों को बंद कर दिया गया, हम चुप रहे। उम्मीद रही कि मोदी जी फिर कहेंगे मैं एक हाथ में कुरान देना चाहता हूँ, एक हाथ में लैपटॉप देना चाहता हूँ, इसलिए मदरसों को मैं बंद होने नहीं दूंगा। लेकिन 1 साल हो गए, दिल्ली के सरकार ने भी कुछ नहीं किया। मोदी जी के साथ की जो उम्मीदें हमारी थी उस पर पानी फिर रही है। इस मुल्क में कानून है, अदालत है, अगर किसी के खिलाफ शिकायत होती है तो उसको साबित किया जाता है। सर हमारे यहाँ बुलडोजर का 50 साल से रहने वाले लोगों के घरों का मैंने यहाँ बार बार उठाया। 50 साल से रह रहे लोगों को कोई बगैर नोटिस दिए रातों रात उनको बेघर सर दिया गई है। मैंने इसी पार्लियामेंट में कहा कि अल्लाह के वास्ते रहम करो, कम से कम नोटिस तो दो, इतना तो टाइम दो कि वो कहीं जाके आबाद हो जाए।
کچھ نہیں دیا گیا سر، ریلیف تک نہیں دیا گیا. یہ مسلم عورتوں کو، بچوں کو جو ہے آن لائن کے اوپر دھمکیاں دی جا رہی ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہے. ان کی عزت کا نیلام کرنے کے وعدے ہو رہے ہیں. منسٹر لوگ سر پلیز دلی میں بیٹھ کے، اسی دلی شہر میں منسٹر لوگ مسلمانوں کے خلاف کھلے منہ سے بیانات دے رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے دھرم سنسد بلا کے مسلمانوں کے خلاف. کیا اس ملک میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے؟ کیا ان کے خلاف کوئی بولنے والا نہیں؟ کیا دیش اسی طریقے سے چلے گا؟ کیا ہم لوگ اسی طریقے سے چپ رہیں گے؟ ہم سب کی انسانیت کی ذمہ داری ہے. جو یہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں، کوئی کسی کے مذہب کا معاملہ نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ، میں نہیں کہتا ہوں خدا نہ خاصہ سرکار یہ چاہتی ہے، نہیں چاہتی، بالکل نہیں چاہتی اور چاہ بھی نہیں سکتی ہے. کچھ لوگ اس کو بدنام کر رہے ہیں. کیا ان کے منہ پر لگام نہیں لگایا؟ اوکے، کیا ہم کو ایڈوکیشن میں موقع نہیں دینا چاہیے؟ کیا سر جو ہماری شکایت ہے تعلیم کے معاملے میں، تہذیب کے معاملے میں، کیا اس کو دور نہیں کیا جا سکتا؟ انہی باتوں پہ میں آپ کی شکریہ ادا کرتا ہوں. اجمل پرفیومز کے بانی کے بیٹے، انہوں نے 2005 میں آل انڈیا یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ AIUDF کی بنیاد رکھی. وہ آسام ریاستی جمعیت علماء ہند کے صدر بھی ہیں. وہ دھوبری حلقہ سے 3 بار رکن پارلیمنٹ رہ چکے ہیں. انہیں باقاعدگی سے دنیا کے 562 ترین مسلمانوں میں شامل کیا گیا ہے. وہ حاجی عبدالماجد میموریل HAMM پبلک ٹرسٹ ہوجائی کے منیجنگ ٹرسٹی ہیں. یہ ٹرسٹ آسام کے ہوجائی میں خیراتی اسپتال حاجی عبدالماجد میموریل اسپتال اینڈ ریسرچ سینٹر کے لیے مشہور ہے. انہوں نے کریم گنج کے بدرپور کے قریب مالوا میں ایک اسپتال بھی قائم کیا جس کا نام بدرپور اسپتال رکھا گیا. 2005 میں انہوں نے آسام میں واقع ایک غیر سرکاری تنظیم اجمل فاؤنڈیشن قائم کی اور ریاست بھر میں 25 تعلیمی ادارے چلائے. 1995 سے دارالعلوم دیوبند کے شعبہ شیخ الہند اکادمی کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دے رہے ہیں. آدھی دھوبری لوک سبھا حلقہ کی رپورٹ ہمارے نامہ نگار سلمان قریشی پیش کریں گے. دھوبری لوک سبھا حلقہ ریاست آسام کے 14 لوک سبھا حلقوں میں سے ایک ہے. دھوبری آسام کے 10 اسمبلی حلقوں پر مشتمل ہے، جس میں جنوبی سالمارا، مانیکچار ضلع، دھوبری اضلاع اور گولپاڑا ضلع کا کچھ حصہ شامل ہے. 2019 کی انتخابی فہرست کے مطابق رائے دہندگان کی کل تعداد 18.55 ہے اور رائے دہندگان کی تعداد 90.5%. ایک پرائیویٹ سروے کے مطابق مسلم رائے دہندگان کی تعداد 72.3% ہے. لوک سبھا انتخابات 2024 کے لیے پولنگ کی تاریخ مقرر کی گئی ہے. اسمبلی انتخابات 2021 میں AIUDF نے 5 اور کانگریس نے 5 نشستوں پر جیت حاصل کی. BJP اس لوک سبھا حلقہ کی تمام 10 اسمبلی نشستوں پر ہار گئی. BJP کا ووٹ شیئر 17.1%، کانگریس کا 28.6%، AIUDF کا 34.9% اور AGP کا 9.9% ہے. 2009 سے 20,221 تک دھوبری لوک سبھا حلقہ میں ہوئے تمام انتخابات میں سیاسی جماعتوں کا ووٹ شیئر BJP کا 10.6%، کانگریس کا 29.60%، AIUDF کا 39.3% اور AGP کا 7.4% تھا. 2024 کے مقابلے میں دھوبری حلقے سے AIUDF کے امیدوار مولانا بدرالدین اجمل، کانگریس جناب رقیب الحسن اور AGP سے جناب زبید الاسلام میدان میں اترے. گزشتہ سبھی چناؤں میں AIUDF کا فیصد ووٹ اور اسمبلی نشستوں کی تعداد کانگریس سے زیادہ تھی، لہذا کانگریس کو BJP کو شکست دینے کے لیے یہ نشست AIUDF کے حق میں چھوڑ دینی چاہیے. آگے کریم گنج حلقے کی رپورٹ اب کی ہوسٹ اسلیحان خاتون پیش کریں گی. کریم گنج ضلع ریاست آسام کے 31 اضلاع میں سے ایک ہے. کریم گنج قصبہ انتظامی ہیڈ کوارٹر ضلع اور اس ضلع کا سب سے بڑا قصبہ ہے. یہ جنوبی آسام میں واقع ہے اور تریپورہ اور بنگلہ دیش کے سلہٹ ڈویژن کی سرحدوں سے متصل ہے. یہ ہیلا کنڈی اور کچر کے ساتھ ساتھ براک وادی بناتا ہے. کریم گنج تقسیم ہند سے پہلے سلہٹ ضلع کا حصہ تھا. یہ 1983 میں ایک ضلع بن گیا.
2019 के चुनाव में करीमगंज शेड्यूल कास्ट के लिए मुख्तस सीट थी। 2024 में जनरल नशिस्त कर दी गई है। 2019 की इंतखाबी फहरिस्त के मुताबिक राय दहिंदगान की कल तादाद तकरीबन 13 लाख है और राय दहिंदगान की तादाद 79% थी। एक प्राइवेट सर्वे के मुताबिक मुस्लिम राय दहिंदगान की तादाद 53.7% है। 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए वोटिंग की तारीख 26/04/2024 है। यह सीट 2009 में कांग्रेस, 2014 में AIUDF और 2019 के इंतखाबात में बीजेपी के पास थी। बीजेपी के कृपानाथ मल्ला ने 2019 के इंतखाबात में इस नशिस्त पर कामयाबी हासिल की थी। 2019 में बीजेपी का वोट शेयर 44.9%, कांग्रेस का 11.4%, AIUDF का 41.3% और AGP का 0% है। इस तरह से सेकुलर वोट कांग्रेस और AIUDF में बट गया, जिसका फायदा बीजेपी हासिल करते हुए 37,427 वोटों के अंतर से जीत गए। असेंबली इंतखाबात 2021 में कांग्रेस और AIUDF के दरमियान एक समझौते के तहत असेंबली हल्का की 8 नशिस्तों में से AIUDF ने 4 नशिस्तों पर कब्जा किया और कांग्रेस ने 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की और बीजेपी ने 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। बीजेपी का वोट शेयर 37.6%, कांग्रेस का 24%, AIUDF का 25.8% और AGP का 5.7% है। 2024 के मुकाबले में करीमगंज हल्के से AIUDF के उम्मीदवार शहाब उल इस्लाम चौधरी, कांग्रेस जनाब हाफिज राशिद अहमद चौधरी और बीजेपी से श्री कृपानाथ मलवा और SUC से परजौल सदीप दीब मैदान में उतरे हैं। 2009 से 2021 तक करीमगंज लोकसभा हल्का में हुए तमाम इंतखाबात में सियासी जमातों का वोट शेयर बीजेपी का 30.3%, कांग्रेस का 28.35%, AIUDF का 33.5% और AGP का 2.7% था। AIUDF का वोट शेयर कांग्रेस और दीगर पार्टियों से ज़्यादा था, लिहाजा कांग्रेस बीजेपी को शिकस्त देने के लिए ये सीट AIUDF के हिमायत में छोड़ देनी चाहिए। आगे नौगवाम की रिपोर्ट हमारे नामा निगार सलमान कुरैशी पेश करेंगे। नागांव वस्ती आसाम डिवीज़न का सदर मकाम है। ये रियासत की राजधानी देसपुर, गुवाहाटी से 120 किलोमीटर मशरिक में और काजीरंगा नेशनल पार्क से 55 किलोमीटर मगरिब में वाक़े है। 2019 की इंतखाबी फहरिस्त के मुताबिक राय दहिंदगान की कल तादाद 17.78 लाख है और पोलिंग 83% थी। एक प्राइवेट सर्वे के मुताबिक मुस्लिम वोटर्स की तादाद 43% है। लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए पोलिंग की तारीख 26 अप्रैल 2024 है। 2019 के इंतखाबात में कांग्रेस के परदोद बोरडवलुई ने इस नशिस्त पर कामयाबी हासिल की थी। असेंबली इंतखाबात 2021 में इस लोकसभा हल्का की 9 नशिस्तों में से AIUDF ने एक नशिस्त पर कब्जा किया और कांग्रेस ने 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की और बीजेपी ने इस लोकसभा हल्का में 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। 2021 में बीजेपी का वोट शेयर 37.6%, कांग्रेस का 33.9%, AIUDF का 8.7% और AGP का 6% है। मजमूई तौर पर बीजेपी ने 2021 के असेंबली इंतखाबात के दौरान इस हल्के में बीजेपी ने करीब तरीन हरीफ कांग्रेस से 52,697 वोट ज़्यादा हासिल की। 2024 के मुकाबले में नोगोनग हल्के से AIUDF के उम्मीदवार अमीन अल इस्लाम, कांग्रेस श्री परदोत बोरदोलुई और बीजेपी से श्री सरेश बोरा मैदान में उतरे हैं। 2009 से 2021 तक नौगवांग लोकसभा हल्का में हुए तमाम इंतखाबात में औसत वोट शेयर बीजेपी का 35.4%, कांग्रेस का 36.55%, AIUDF का 17.0% और AGP का 5.3% था। ये सीट 2009 और 2014 में बीजेपी ने जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 2019 में 18,154 वोटों के मामूली फर्क से इस पर कब्जा किया था। कांग्रेस का वोट शेयर AIUDF से ज़्यादा था,
لہذا AIUDF کو BJP کو شکست دینے کے لیے اس سیٹ کو کانگریس کے حق میں چھوڑ دینا چاہیے۔ ان اعداد و شمار اور موجودہ حالات کے پیش نظر اس بحث و مباحثہ کا خلاصہ اصلیحان خاتون کی زبانی سنیگا۔ آج کے اہم اور پیچیدہ سوالات: کیا کانگریس دھوبری لوک سبھا حلقہ اور کریم گنج حلقے سے اپنے امیدوار واپس لے گی؟ کیا AIUDF نوگوان حلقے سے اپنا امیدوار واپس لے گی؟ اگر یہ دو سیکولر پارٹیاں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے تو نتائج پر اس کے کیا اثرات ہیں؟ کیا ان پارٹیوں کو سدھرنے کا ایک اور موقع ملے گا؟ جب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ انتخابی اصلاحات خصوصاً پولرائزیشن اور ذات پات کی بنیاد پر ووٹنگ کو روکنے کے لیے قانون میں کیا تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے۔ ووٹوں کی گنتی کے بعد ہی یہ واضح ہوگا کہ اس چناؤ میں کیا غلطیاں ہوئی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ نیچے باکس میں تبصرہ کریں۔ اگر یہ پروگرام اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر کریں، اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ خدا حافظ۔